हेलो एवरीवन, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। तो हमने अपनी विसर्प चिकित्सा शुरू की हुई है। उसमें हमने इंट्रोडक्शन, उनके लक्षण और साध्यता असाध्यता देख ली है। आज हम जो है वो चिकित्सा शुरू करेंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है चिकित्सा का प्रारंभ। तो इसमें मेन मेन क्या देखना है, सबसे पहले ये वाली लाइन, इसको अंडरलाइन कर लेना। ऐसे हिंदी से भी काम चल जाएगा। यदि विसर्प रोग में शाम दोष कफ स्थान में स्थित हो, मतलब ये हमारा क्वेश्चन किस में जाएगा, असर्शन रीजनिंग में। ओके, असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अब आते हैं। तो वो लिख देंगे क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाएगा कि अगर साम दोष पित्त स्थान में स्थित हो। ठीक है। तो तुमने क्या करना है, लंघन करना है और वमन का यूज करना है। तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उसमें एग्जैक्ट याद करना है हमें कि यदि विसर्प रोग में साम दोष कफ स्थान में स्थित हो तो लंघन वमन का प्रयोग हमें करना है, उत्तम रहता है। ओके। और साथ में औषधि तथा आहार द्रव्यों में तिक्त रस का सेवन लाभकर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। ठीक है, साइड में लिख भी दिया है ये कि अगर साम दोष जो है वो हमारा कफ के स्थान में स्थित हो तो हम क्या करेंगे, लंघन करेंगे, वमन करेंगे। ओके, और साथ में तिक्त रसों का सेवन करेंगे। और ये क्वेश्चन हमारा जाएगा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, इसलिए साइड में ए आर लिख लेना। नेक्स्ट इज पित्त स्थान दोष की चिकित्सा। तो यदि रोग, विसर्प रोग में साम दोष पित्त स्थान में चले गए हों तो लंघन वमन तिक्त रस का सेवन आदि चिकित्सा करनी चाहिए। ओके, ये भी अब उसमें पीछे हमने पढ़ा, इसमें कुछ न्यू नहीं है, वो ही आ गया सेम। ठीक है। विशेष रूप से रक्तमोक्षण और विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। एक्स्ट्रा क्या, जो हमने पीछे अगर कफ के स्थान पे सामदोष स्थित हैं, ठीक है, जो साम दोष है वो कफ, सॉरी, जो साम दोष है वो कफ के स्थान पे स्थित है, तो हमने क्या किया था, लंघन वमन और तिक्त रसों का सेवन। ओके, उतना दिया तो तुम्हारा आंसर क्या चला जाएगा, जो असर्शन रीजनिंग का बनेगा कि हाँ, साम दोष जो है वो कफ के स्थान में स्थित हैं। अगर तुम्हें दिया कि साम दोष पित्त के स्थान में स्थित हैं और उसमें हमें क्या करना चाहिए, तो वो पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे वहां पे, लंघन वमन तिक्त रसों का सेवन प्लस रक्तमोक्षण और विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। डन। नेक्स्ट इज वात स्थानगत दोष की चिकित्सा। तो विरूक्षण इसमें ये कर लेना अंडरलाइन, और स्नेहनम न हितम, इसका मतलब क्या है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। बोला कि वायु के स्थान पे यदि दोष कुपित होकर विसर्प रोग को उत्पन्न किया हो तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए हमें, वायु के स्थान को रूक्ष औषधियों द्वारा, ठीक है, रूखा करना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार के विसर्प में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि अगर कोई भी किसी भी तरह का विसर्प है तो उसमें अगर रक्त पित्त का अनुबंध रह रहा है तो हमें स्टार्टिंग में स्नेहन का यूज बिल्कुल नहीं करना है। ओके, ट्रू फॉल के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाएंगे इस पे, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेना। किस पे बनेगा क्वेश्चन कि अगर विसर्प रोग में रक्त और पित्त का अनुबंध है तो आपको स्टार्टिंग में क्या नहीं करना है, ऐसे ऑप्शन बनाएंगे, स्नेहन नहीं करना, स्वेदन नहीं करना, वमन नहीं करना, ओके, या सभी नहीं करने, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इधर साफ साफ लिखा है कि यदि किसी भी प्रकार के विसर्प में अगर रक्त और पित्त का अनुबंध रह रहा है तो हमें क्या चीज नहीं करनी है, हमें स्नेहन का यूज बिल्कुल नहीं करना। और ये क्वेश्चन पहले बन भी चुका है, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लेना। नेक्स्ट इज घृत पान तथा विरेचन का यूज। वात प्रधान विसर्प रोग में तथा अल्प दोष युक्त पित्त विसर्प में तिक्त घृत पान का यूज करना चाहिए। ओके, यदि पित्त विसर्प हो और दोष अधिक मात्रा में बढ़े हुए हों तो विरोचन का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। ठीक है। तिक्त घृत का विधान कुष्ठ प्रकरण में भी किया जा चुका है, ये तो चलो ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो पैरा आ रहा है हमारा, उस पे भी हमारा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाएगा, स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको भी जो है वो अंडरलाइन कर लेना।
ठीक है, क्यों क्या बनेगा कि हमें विरेचन, बोला है इधर लिखा है ना कि विरेचक घृत का ही यूज करें, तो ऐसा क्यों है, इस पे क्वेश्चन बनेगा हमारा। तो इधर पहले पढ़ लेंगे, यदि विसर्प रोग में दोषों की अधिक प्रधानता हो तो ऐसे किसी भी घृत का यूज नहीं करना चाहिए। ओके, जो विरेचक ना हो, कि विसर्प रोग तुम्हें हुआ है, अगर तुमने ऐसे घृत का ही यूज करना है जो विरेचक हो, ऐसे कोई भी घृत का यूज नहीं करना है जो विरेचन नहीं कराए। ऐसा क्यों? तो देखो कि विरेचक द्रव्यों से सिद्ध किए हुए घृत का प्रयोग अधिक दोष वाले विसर्प रोग में भी लाभकारी होता है। जो घृत विरेचक नहीं होता है, उस घृत के सेवन से दोष रुक जाते हैं। बना क्वेश्चन। तो क्या क्या हो जाएगा अगर तुमने विरेचक घृत का यूज नहीं किया है, जो घृत विरेचन कराता है, अगर तुमने उसका यूज नहीं किया है तो क्या हो जाएगा? ओके, तो घृत के सेवन से क्या हो जाएगा? दोष रुक जाएंगे। उसके बाद है हमारा, रुककर त्वचा, मांस और रक्त का पाक करने लगते हैं। इसीलिए विसर्प से पीड़ित रोगियों को सर्वप्रथम विरेचक औषधियों का प्रयोग ही उत्तम होता है, अथवा प्रारंभ में रक्त मोक्षण कराना उत्तम होता है, क्योंकि विसर्प रोग का मुख्य आश्रय रक्त ही होता है। तो इसको आप पढ़ लेना। दो तुम्हें मैंने बता दिए कौन से हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो घृत विरेचक नहीं होता उसका यूज किया तो क्या क्या हो सकता है? एक तो दोष रुक जाएंगे, और दूसरी चीज, जो रुक रुक के क्या करेंगे, त्वचा और मांस में जो है वो रक्त का पाक करने लगते हैं। इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट इज वमन द्रव्यों का प्रयोग। अब मतलब मेन मेन चीजें तुमने देखनी है, पटोल आदि वामक द्रव्यो। उसके बाद नेक्स्ट आओ, ये पेज छोड़ देना। शाखागत विसर्प रोग की चिकित्सा। अगर आप लोगों ने ज्वर पढ़ लिया होगा तो फिर ये भी इधर समझ आ जाएगा। उधर भी एक ऐसा है, एक सेशन रीजनिंग का क्वेश्चन रक्त मोक्षण से रिलेटेड। ठीक है, तो इधर क्या लिखा हुआ है? शाखा दुष्टे तु रुधिरे रक्तम मेव दिता हरेत। यदि शाखागत रक्त दूषित हो गया हो तो सर्वप्रथम रक्त का ही अवसेचन कराना चाहिए। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना। और बाकी इधर यही लिखा है पूरे पैरे में कि वात से अगर दूषित है तो हम किससे रक्त निकालेंगे? श्रृंगी यंत्र से निकालेंगे। पित्त है तो जुलोका से निकालेंगे। ठीक है, और अगर जो कफ में कफ दूषित है रक्त, तो उसको हम अलाबू से निकालेंगे, जिसको हम तुम्बी भी कहते हैं। सिर्फ इस पूरे पैरे में यही लिखा है, कुछ और खास नहीं है। नेक्स्ट, बाकी विसर्प में बाह्य परिमार्जन चिकित्सा एक बार रीड कर लेना, क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो एक नॉलेज के लिए अगर तुम्हारे पास टाइम है कि तुम रीड कर सकते हो तो रीड कर लेना। इनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट जस्ट एक समझने के लिए, और ज्यादा क्रियोसिटी हो रही हो कुछ जानने के लिए, उसके लिए सही है। फिर है उदुम्बर आदि प्रदेह, पूछ लेंगे कि किस चैप्टर में इसका वर्णन हुआ है, किसका रोगाधिकार है। न्योग्रोध आदि लेप, काली आदि प्रलेप, इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद देखोगे घृत का प्रयोग, रीड कर लेना इसको भी। नेक्स्ट आओ इस पे, वात रक्तपित्त प्रधान विसर्प रोग की चिकित्सा। तो इसको श्लोक को अंडरलाइन कर लेना। दूर्वा स्वरस सिद्धम च घृतम स्याद वर्ण रोपणम। मतलब कि दूर्वा घृत, दूर्वा स्वरस से विधि पूर्वक सिद्ध किए हुए घृत का लेप करने से विसर्प से उत्पन्न होने वाले व्रणों का रोपण होता है। इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, अब देखो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, लेप के बारे में बताया गया हुआ है। ये देखो ऊपर जो ये लिखा है, इसको कंपेयर कराती हूँ, पहले झलक का देख लो। प्रलेप की परिभाषा, तो तुम्हें बहुत से नोट्स ऐसे मिलेंगे, ठीक है, वहां पे करेक्शन कर लेना कि अलेप को चरक ने बोल दिया है कि इतने अंगुष्ठ मात्रा में लेना है तुमने। ठीक है,
मतलब त्रिभाग अंगुष्ठ मात्रा में अलेप का यूज करना है। आचार्य सुश्रुत जी ने बोला कि माहिष आर्द्र चरम के समान यूज करना है। तो करेक्शन क्या करनी है, दोनों चीजें अलेप के लिए नहीं कही गई हैं। ये जो त्रिभाग अंगुष्ठ वाली चीज है, ये प्रलेप की परिभाषा में है, ये प्रलेप के लिए कहा गया है ये चीज। और जो सुश्रुत जी ने कहा है माहिष आर्द्र चरम, वो अलेप के लिए कहा गया है। इसको करेक्ट कर लेना। ओके। औषध द्रव्यों को कलक के समान पीसकर अंगूठे की मोटाई के तीसरे भाग के समान मोटा लेप, ठीक है, प्रलेप जो है वो उसको हम कहते हैं। तो करेक्शन होगी ना हमारी, उसको कर लेना, आपको कहीं भी मिले अपने नोट्स में वहां भी। अब देखो इसके साथ कंपेयर करेंगे हम भागवत षडंगर जी का। उन्होंने लेप की मोटाई दी हुई है, ठीक है, लेप की मोटाई दी है उन्होंने। पहले तो थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, दोष घन लेप, विष घन और वर्ण्यकर। तो इसको ध्यान रखना है, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे नहीं कर देना कि इवन नंबर में है। मोस्टली हम चीजें पढ़ते हैं जो हमें इवन नंबर में देखने को मिल जाती हैं, जैसे 1/2, 1/4, 1/6। बट इधर ऐसा नहीं है। तो इसमें याद रख लेना कि ये वर्ण्य हाफ। तो इसको कैसे याद रखोगे कि जो लड़कियां होती हैं, मोस्टली अब तो जो रूटीन है वो तो लड़के भी फॉलो कर लेते हैं, स्किन केयर रूटीन। तो वर्ण्य की लड़कियां जो है वो अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आधा पैसा जो है वो लेप में और बाकी प्रोडक्ट्स में भी यूज कर देती हैं। ठीक है। तो क्या किया लड़कियों ने, आधा पैसा किस में लगा दिया, फेस प्रोडक्ट्स के लिए, लेप लेने के लिए उसमें लगा दिया। तो बढ़ने कर लेप की मोटाई कितनी हो जाएगी, आधा अंगुल। उसके बाद सीक्वेंस में ऊपर चले जाना तुम, विषघन। अब तुमने टीवी में देखा होगा जब हमें सांप काटता है, ठीक है, हमें नहीं, टीवी में काटता है किसी ना किसी को, तो उधर क्या हो जाता है, तीन ऐसे निशान लग जाते हैं, डॉट, है ना, ऐसे, 1 2 3। तो विष घन में क्या आ जाएगा, 1/3 अंगुल। और दोष घन में जो है वो 1/4 अंगुल आ जाएगा हमारा। वातज पित्तज कफ निपातज, ऐसे याद रख लेना इसको। और बाकी ये दो तुम्हें अच्छे से याद है तो ये तो तुम निकाल ही लोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है अब हमारा प्रलेप लगाने का विशेष नियम। बोला लेप बासी कभी भी नहीं लगाना चाहिए, तथा एक बार जो लेप लगाया है उसे उतारकर पुनः नहीं लगाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान में रखना। क्योंकि बासी लेप ये ना, हाँ, AR का क्वेश्चन है, AR लगा लेना। कि वो लिख देंगे कि लेप रात में नहीं लगाना चाहिए, या लेप जो बासी का नहीं यूज करना चाहिए, रीजन दे देंगे ये। ठीक है। क्योंकि बासी हो जाने से उसका गुण नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार एक बार लगाया हुआ लेप का वीर्य शरीर में शोषित हो जाता है। यदि उसका पुनः प्रयोग किया जाए तो वो गुणहीन होकर, वही है कि उसके गुण वगैरह सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वाले को तुम रीड कर लेना। उसके बाद इधर आओ, अत्यधिक पतला लेप वर्ज्य है। यदि अधिक स्निग्ध हो या अधिक पतला हो तो उसका प्रयोग विसर्प या अन्य किसी रोग में किया जाए तो वह त्वचा के ऊपर ठहर नहीं पाता है। जब वो लेप त्वचा पर नहीं ठहरेगा तो उचित रूप से दोषों को शांत शांत भी नहीं करेगा। ठीक है, कॉमन सी चीज है। बाकी आओ तुम आगे। विसर्प रोग में अपथ्य इंपॉर्टेंट है, विरुद्धम स्वप्नम दिवा। ओके। जो अनपान विदाही हो उनका तथा विरुद्ध का भोजन, दिन में शयन, क्रोध, अधिक व्यायाम करना, अधिक धूप में बैठना, अधिक अग्नि का ताप और प्रवात का सेवन नहीं करना चाहिए। विरुद्धम स्वप्नम दिवा। आगे जैसे जैसे हम करेंगे, क्रिया शरीर के नोट्स में भी मैंने पढ़ाया था ये, वहां पे मैंने लिखाया था कि चार चीजें इसके साथ रिजेम्बल करती हैं। तो उसको आप ना इसमें ऐड कर लेना कि जरूरी नहीं कि एक बार लिख लिया तो दोबारा नहीं लिखना है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही रिवाइज होगा। विसर्प रोग का चिकित्सा सूत्र, इसमें क्या करना है, तो इसमें देखो, उन चिकित्साओं में
शीतल द्रव्यों से बताई गई है वो चिकित्सा पित्तज विसर्प में की जाती है। जो चिकित्सा रूक्ष प्रदान हो वो कफज विसर्प में, और जो चिकित्सा स्नेह के द्वारा बताई गई है उसका प्रयोग वातज विसर्प में करना चाहिए। वात पित्त शामक चिकित्साएं अग्नि विसर्प में हितकर होती हैं तथा वात कफ, ठीक है, इसको ना ऐसे ये पैरा नहीं पढ़ा जाता, इसको साइड में ऐसे बना के लिख लेना कि किस में हम कौन कौन सी चिकित्सा करेंगे, बाद के लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथि विसर्प में शिरामोक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रंथि विसर्प में कर्तव्य और ग्रंथि विसर्प में शिरामोक्षण, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर लिखा है वमन विरेचन के द्वारा जब उदर्भ और अधः शोधन हो जाए तथा शिरामोक्षण, ये पढ़ रही हूं मैं इधर से, तथा शिरामोक्षण या जोंक द्वारा रक्त का अवसेचन हो जाए तो उसके बाद वात और कफ नाशक चिकित्सा का प्रयोग ग्रंथि विसर्प में हितकर होता है। ओके, ये इसको देख लेना। उसके बाद है हमारा, एक चीज कोई छूटी है। हाँ, ये देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज छूटी है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये निकल जाएगा। ये रक्त ग्रंथि विसर्प में कर्तव्य, रक्त पित्त प्रधान ग्रंथि विसर्प रोग को देखकर। अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि रक्त पित्त प्रधान ग्रंथि विसर्प को देखकर, तो तुम तो सोचोगे क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रंथि विसर्प में दोषी का अनुबंध क्या होता है, हमारा वात कफ होता है। तो इधर क्या लिखा है कि रक्त पित्त प्रधान ग्रंथि विसर्प रोग को देखकर प्रारंभ से ही रूक्षण, लंघन और पंचकशीरी वृक्षों का यूज करना चाहिए। बन गया क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का। कैसे बनेगा कि रक्त पित्त प्रधान ग्रंथि विसर्प को हम देखकर हमें निम्न चिकित्सा करनी चाहिए। फिर दूसरी ऑप्शन उसमें रूक्षण, लंघन और पंचक्षीरी वृक्षों का यूज करना चाहिए। तो तुम सोचोगे दूसरी ऑप्शन तो सही होएगी, पर पहली गलत हो जाएगी, क्योंकि रक्त पित्त तो ग्रंथि विसर्प में तो दोष वात कफ होते हैं, ये रक्त पित्त कहाँ से आ गया। इसलिए स्टार मार्क कर लेना असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज ग्रंथि विसर्प में उपनाह का प्रयोग। यदि ग्रंथि विसर्प में शूल उत्पन्न होता है तो उषण और स्निग्ध उतिकारिका अथवा स्निग्ध और उषण वेशवार द्वारा उपनाह बांधना उत्तम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रंथि विसर्प में प्रदेह, तो आर्ग अश्वगंधा आदि प्रदेह इसमें यूज हुआ है। रीड कर लेना, मैंने अंडरलाइन कर लिया है, क्योंकि जिनसे तो मोस्टली क्वेश्चन बन ही जाएगा ना। वो चीज वैसे मैंने सारा बता दिया है, कुछ छूटा नहीं है। फिर भी तुम्हें कोई यूनिक चीज मिलती है या तुम कहीं से पढ़ रहे हो तो वो चीज भी तुम ऐड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं बताया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये संहिताएं हैं। अगर इसको दोबारा फिर से हम पढ़ना शुरू करेंगे फिर से कुछ नया मिलेगा। इनमें जो है वो प्रो लेवल का कोई नहीं होता। ओके। ग्रंथि चित्रक मूल भ्लातक का शीश लेपो, हाँ। फलश्रुति ना ये इंपॉर्टेंट है, किसकी, दंत्यादि लेप। पहले तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि दंत्यादि लेप का हम किस में यूज करते हैं। ठीक है, विसर्प में यूज करेंगे। और उसमें ये देखना है साथ में तुमने, भलातक अस्थि काशीष लेपो भिंत्या, ऐसे दे देंगे। बताओ ये किसके लिए बताया गया है। ओके, इसको रीड कर लेना। जो श्लोक होता है ना समझ में आए तो हिंदी लिखी हुई होती है उसको रीड कर लिया करो। फिर है मूलकादि लेप और ग्रंथि। मूलकादि लेप और ग्रंथि विसर्प रोग की गांठ बहुत पुरानी होगी हो। अब ये क्वेश्चन रिसेंट आया था हिमाचल प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में। ओके, इसको ध्यान रखना। तो उन्होंने क्या पूछा, डीप आया था, इसी लाइन से डीप क्वेश्चन आया था। अब मूलकादि लेप तो हमने पढ़ लिया कि हमें पता है विसर्प में यूज करेंगे, बट कौन से विसर्प में यूज करेंगे। और आई थिंक ये पहला ही क्वेश्चन था पेपर का, पहला दूसरा होगा क्वेश्चन। तो मूलकादि लेप ग्रंथि विसर्प में यूज करेंगे, और ग्रंथि भी कौन सी, जो दीर्घकालीन उत्पन्न ग्रंथि हो उसमें हमने मूलकादि लेप का यूज करना है। नेक्स्ट है, और जो तुम्हें योग कैसे याद करने हैं ये मत सोचना कि योग हैं। कुछ योग हैं जिनकी श्लोक की वर्ड हमें पता होनी चाहिए। जैसे MD 2025 में योगराज का आ गया था जो पांडु चिकित्सा से लिया गया है।
ठीक है। तो जो मैंने तुम्हें 120 या 115 कराए हैं ना योग, उसके बाहर योग कभी पेपर में पूछा नहीं जाएगा। उसको देख लेना, और शायद वो लेक्चर किसी ने अगर नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे मेरे पड़े हुए हैं लेक्चर, उनको कर लेना। उसके बाद देखेंगे कंपिलक आदि तेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ग्रंथि व्रण को दूर करने के लिए विसर्प में यूज करते हैं इसको, ध्यान रखना इसको। इम्पोर्टेंट है ये, वहां मेंशन है, एक बार ऐसा करना, तुम ना वो वीडियोस देख लेना, मे बी वो 3 या 4 वीडियोस हैं, थोड़े थोड़े मिनट्स की हैं, 10 मिनट की होंगी या 8, ज्यादा बड़ी नहीं है। गलगंड चिकित्सा, जिस गलगंड में कफ का अनुबंध हो उसमें निरंतर कुछ दिन तक घृत दूध और क्वाथों का सेवन करना चाहिए। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्थानीय सर्वाणी रक्त मोक्षणम एकेत। हमें पता ही है कि रक्त विसर्प रोग की एकल चिकित्सा क्या है, रक्त मोक्षण। इंपॉर्टेंट। और जिनको पेपर लिखना है वो कोटेशन याद कर लिया करो। देखो हमारा हो गया खत्म विसर्प चिकित्सा। किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट में जो है वो लिख दिया करो। फिर जब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर लूंगी ना, तो स्टार्टिंग में उसका थोड़ा सा बता दूंगी कि कुछ डाउट आ रहा हो तो। ओके। बाकी ये तुम लिख लेना, कंपेयर करके पढ़ते हैं ना। अब हमारा मुस्तादी क्वाथ जो पहला योग था विसर्प में हमने पढ़ा, मुस्तादी चूर्ण कुष्ठ में है, अतिसार में रस रतन समुच्चय ने बताया है। सो थैंक यू एवरीवन। अब नेक्स्ट में देखूंगी, शायद निदान स्थान का कोई चैप्टर साथ में चलाऊं, क्योंकि निदान और चिकित्सा स्थान साथ साथ में करेंगे ना, अच्छा रहता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।